हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो चैप्टर नंबर 2 है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जो एग्जामिनेशन में बेहद खास टॉपिक और फेवरेट टॉपिक होता है। वो है अनधिमान वक्र, जिसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, या इसको उदासीन वक्र या तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। तटस्थता वक्र भी आए तो अनधिमान वक्र ही उसका नाम दिया जाता है। अब आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि अनधिमान वक्र क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या बिहेवियर है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, या किसी भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, या आप एनसीईआरटी सिंपली फॉलो कर रहे हैं, कुल मिला के, तो आप यहां पर निश्चिंत होकर निःशुल्क रूप से अपनी सारी शिक्षा ले सकते हैं। इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अनधिमान वक्र, जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए, इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है, कंसेप्ट क्या है इसको बोलने का। इसका मतलब यह है, यहां सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि जैसे ही यह कहानी शुरू होगी, यहां पर अब उपभोक्ता के पास 2 वस्तुएं आ जाएंगी। यानी उपभोक्ता क्या करेगा, अब 2 गुड्स का इस्तेमाल करेगा, और जब 2 गुड्स का इस्तेमाल करेगा तो उस पर जाहिर सी बात है अपनी आय भी खर्च करेगा, लेकिन उसके सामने अब विकल्प रहेगा। देखिए, आय तो उसकी सीमित है, उसके सामने अब विकल्प होगा कि अब वो 2 गुड्स में किस किस चीजों की कितनी मात्रा का प्रयोग करे, अधिक मात्रा का प्रयोग करे या कम मात्रा का प्रयोग करे, कितनी मात्रा का प्रयोग करे, और उस हिसाब से वो तय करता है कि उसकी संतुष्टि क्या है। लेकिन वो दोनों वस्तुओं को इस प्रकार इस्तेमाल करेगा कि उसकी संतुष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि लेट सपोज वो सेब और केला 2 वस्तुएं उसके पास हैं। अब वो इन सेब और केला की अलग अलग क्वांटिटी यूज करेगा। हो सकता है कि 10 सेब ले रहा हो, 0 केला ले रहा हो, फिर 8 सेब कर दे, 1 केला कर दे, फिर 6 कर दे, फिर 2 केला कर दे। तो अब यहां कुल मिला जुलाकर इसने 2 वस्तुओं के साथ अपने कंजम्पशन को शुरू किया है, लेकिन इसकी जो संतुष्टि है, इसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। इसी चीज को जब हम किसी वक्र के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे यहां 2 वस्तुएं हैं, क्लॉथिंग और फूड, हमने इन 2 वस्तुओं को, इनके संयोगों को दर्शाया है कि अगर वो मान लीजिए 10 सेब और 0 केला खाता है, संयोग ए बन गया, ये संयोग बी बन गया, ये संयोग सी बन गया। इसी को जब हम किसी वक्र द्वारा दर्शाते हैं तो उसे कहा जाता है अनधिमान वक्र। यानी एक ऐसा वक्र जो 2 वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाए जिनके उपयोग से उपभोक्ता की संतुष्टि पर कोई फर्क ना पड़े। वो संतुष्टि के मामले में क्या रहे, तटस्थ या अनधिमान, ठीक, या उदासीन रहे। उदासीन मतलब उसे कोई भी ऐसा कोई बहुत परवाह नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसे उदासीन वक्र भी कहते हैं, इसे तटस्थता वक्र भी कहते हैं, और इसे अनधिमान वक्र भी कहा जाता है। अब आइए अगर देखें हम, तो तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र का क्या मतलब है। तो तटस्थता वक्र वह रेखा है जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के ऐसे अनेक संयोगों को स्पष्ट करती है। जैसे ये सभी अनेक संयोग हैं, ए बी, मतलब अगर 12 क्लॉथिंग है तो 1 फूड ले रहा है, तो संयोग ए, 6 क्लॉथिंग है तो 2 फूड ले रहा है, संयोग बी। तो यही दिखा रहा है कि तटस्थता वक्र वह रेखा है जो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के उन अनेक संयोगों को स्पष्ट करती है जो परस्पर विनिमय योग्य है। परस्पर विनिमय योग्य मतलब एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, कि ठीक है ये नहीं हम यूज करेंगे, थोड़ा ये यूज कर लेते हैं, ये यूज नहीं करेंगे, थोड़ा ये यूज कर लेते हैं। तो एक तो परस्पर विनिमय के योग्य हैं जिनके उपभोग से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। यानी उपभोक्ता का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी, ये फॉर श्योर है, ठीक बात। यानी वो 2 वस्तुओं के को इस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे संयोग बन रहे हैं कि उनकी संतुष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी को जब हम वक्र में दिखाते हैं तो वो तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र होता है। उपभोक्ता इनमें से जब किसी एक संयोग को चुनता है तो वह शेष संयोग के प्रति उदासीन हो जाता है, ठीक बात है। जैसे मान लीजिए कि उसने 12 और 1, एक संयोग ये था, ठीक, एक संयोग है 6 और 2, एक संयोग है 4 और 3, या जैसे मैंने आपको पहले बताए थे, यहां पर कई सारे संयोग हमने बनाए थे। तो जब वो किसी एक संयोग को चुनेगा, ये जैसे एक 10 और 0 एक संयोग है, 8 और 1 एक संयोग है, 6 और 2 एक संयोग है,
तो जब भी किसी एक संयोग को चुन लेगा तो बाकी संयोगों से वो क्या हो जाएगा, वो उदासीन हो जाएगा, बाकियों को छोड़ देगा। तब वो कहेगा ठीक है मैं 8 और 1 इस्तेमाल करूंगा इसी तरह, फिर कहेगा नहीं इसको भी छोड़ो 6 और 2 इस्तेमाल करूंगा। तो ये इसीलिए उदासीन वक्र कहा जाता है कि उपभोक्ता इनमें से जब किसी एक संयोग को चुनता है तो शेष संयोगों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे चुने हुए संयोग और शेष संयोग में एक समान की संतुष्टि ही प्राप्त होती है। उसे लगता है कि मैं 10 सेब और 1 केला खा के जितना संतुष्ट था उतना ही 8 सेब और 4 केला खा के संतुष्ट हूं। तो वो क्या करता है, इन विभिन्न संयोगों को छोड़ता जाता है, और उन्हीं संयोगों को जब हम किसी वक्र द्वारा दिखाते हैं तो वो अनधिमान वक्र कहलाता है। ठीक बात है, आगे देखते हैं। इन विभिन्न संयोगों के बिंदुओं को मिला देने से जो रेखा प्राप्त होती है उसे तटस्थता वक्र कहते हैं। अभी हम उसकी चर्चा और बना के भी ड्रॉ करके बताएंगे। जेके स्थमन ने तटस्थता वक्र को परिभाषित करते हुए कहा कि यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करता है। मात्राओं यानी क्वांटिटी, यानी कितना मात्रा आप ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया ना, सेब केला, तो सेब की 10 मात्रा केला की 0, सेब की 8 मात्रा केला की 1, सेब की 7 मात्रा केला की 2। तो ये विभिन्न मात्राओं का संयोग दर्शा रहा है। तो वह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला मार्ग है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ बना रहता है, इसलिए इसे तटस्थता वक्र भी कहते हैं। तो इन सभी मात्राओं के जो संयोग हैं इसमें व्यक्ति तटस्थ है, न्यूट्रल है, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसे तटस्थता वक्र भी कहा जाता है या इसे उदासीन वक्र कहा जाता है। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार तटस्थता तालिका वह तालिका है जो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है। जो मैंने तालिका बनाई थी अभी ना, जैसे ये सेब और केला, ठीक, तो यहां पर मैंने 10 0 8 1 6 2 फिर 5 3, ये जो तालिका आप देख रहे हैं इस तालिका को तटस्थता तालिका कहा जाता है, जिसमें वो 2 वस्तुओं की मात्राओं को दर्शाता है। ठीक है तो तटस्थता तालिका वह तालिका है जो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे कि किसी व्यक्ति को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि इस तटस्थता तालिका को एक वक्र के रूप में दिखाया जाए तो हमें तटस्थता वक्र प्राप्त हो जाता है। अभी मैं तालिका एक बना के आपको वक्र भी बता दूंगा। हमने वक्र तो शुरू में ही देख लिया। अब जैसे हम उदाहरण से समझना चाहें तो ये देखिए तालिका है। अब इस तालिका में आप क्या देख रहे हैं कि 1 सेब खा रहा है तो 6 संतरे खा रहा है, 2 सेब खा रहा है तो संतरे घट के 3 हो गए, जैसे इसने 3 सेब खाए संतरे घट के 2 हो गए। तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखें तो यहां पर एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु को छोड़ना पड़ रहा है। इसका अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि बताइए कि तटस्थता वक्र में ऐसा क्यों होता है कि जब भी एक वस्तु की उपभोग को बढ़ाना होता है तो दूसरे वस्तु के उपभोग को थोड़ा कम करना पड़ता है। तो इसमें सीधा सवाल तो यह हो जाएगा कि भैया एक तो आप समझ लीजिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी आपके जो साधन हैं वो क्या है, सीमित है, और साधन में मुख्य रूप से बात हो रही है आय की। भाई देखिए आपके पास ऐसा तो है नहीं कि इतना पैसा है कि आप खूब सेब भी खाएं खूब केला भी खाएं। आपको चूज करना पड़ेगा ना 2 वस्तुओं में। मैं सेब केला तो मैंने सेब संतरा तो एक नॉर्मल उदाहरण लिया गया है हो सकता है 2 बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हो, तो आपको चूज करना पड़ता है जीवन में हमेशा कि आप क्या इस्तेमाल करें। आ रही बात समझ में? तो आप क्या करेंगे, एक को बढ़ा के दूसरे को घटाएंगे, लेकिन आपकी संतुष्टि पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 सेब और 6 संतरा खा के भी संतुष्ट हैं। फिर आप सोच रहे हैं कि चलो 2 सेब खाते हैं 3 संतरा खा लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कि चलो 3 सेब खा लेते हैं 2 संतरा खा लेते हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस ऑन द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। केवल बात कहां थी, बात यह है कि आपको विभिन्न संयोग चुनने हैं। अब अगर मैं इसको ग्राफ से दिखाना चाहूं तो देखिए x y, यहां ले लीजिए संतरे, ठीक, यहां ले लीजिए सेब। अब ये 1 2 3 1 2 3, ये 2 का गैप ले लीजिए, 2 4 6 8, ठीक बात। अब 1 सेब पे 6 खा रहा है, 1 सेब है तो 6 यहां पे है, 2 पे 3, 2 और ये 2 और 4 के बीच में 3, ठीक, और तीसरा क्या है 3 पे 2, 3 और 2। तो अगर आप इसको बनाना चाहें तो एक ये लाइन यहां आएगी, एक ये 2 और 3 की यहां आएगी, और 1 और 6 की यहां आएगी, ठीक। अब इस पे अगर मैं कर्व बनाना चाहूं तो ये जो वक्र है इसको आईसी कर्व कहते हैं। ये क्या है, अनधिमान वक्र, अनधिमान वक्र। ध्यान से देख लीजिए, इसको कहते हैं अनधिमान वक्र। यानी उसने क्या किया है, ये जो 1 और 6 है इसको संयोग A मान लीजिए,
2 और 3 को संयोग B मान लीजिए, 3 और 2 को संयोग C मान लीजिए, और आप इसे दिखा सकते हैं। तो 1 और 6 ये संयोग A था, 2 और 3 ये संयोग B है, और 3 और 2 ये संयोग C है। तो इसने इस अनधिमान वक्र पे, इस वक्र पे A B C वो 3 संयोग दिखाए गए हैं, जिसमें उपभोक्ता अपने 2 वस्तुओं की मात्राओं में तो परिवर्तन कर रहा है, परंतु संतुष्टि में उसे कोई समस्या नहीं हो रही है। मात्राएं क्या हैं? जैसे यहां पर A पर है कितना, 1 और 6, यहां पर कितना है 2, B पर 2 और 3, इसको बंडल कहते हैं, और 1 और 6, ये लास्ट में कितना है 3 और 2, 3 और 2, ये बंडल इसने बनाए हैं। ये अलग अलग संयोग हैं, और इन संयोगों पर हर संयोग पे उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसे ही अनधिमान वक्र कहते हैं। इसकी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, पर आपको इसको कोई समस्या तो नहीं हो रही है समझने में? 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं में से वो अलग अलग संयोग बना रहा है, उसे ही जब आप वक्र पर दिखा देते हैं तो अनधिमान वक्र हो जाता है। और ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं अनधिमान तालिका, अनधिमान तालिका, जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस टेबल। आ रही बात समझ में? तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सो दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व एंड दिस इज इंडिफरेंस टेबल। कोई दिक्कत है तो एक ऐसा वक्र जो 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता की संतुष्टि समान रहती है, संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अनधिमान वक्र कहते हैं। और जिस तालिका से हम उसको दर्शाते हैं वो अनधिमान तालिका कहलाती है। ये आप विभिन्न संयोग यहां पे देख सकते हैं। कुल मिला के मूल रूप से स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? इसीलिए मैंने आपको बने बनाए कर्व कम यूज किए हैं, मैं आपको सामने बना के कर्व ज्यादा दिखाता हूं, मेरे हर क्लास में आपने नोटिस किया होगा। तो कुल मिलाकर जो अनधिमान वक्र का शेप रहेगा वो ऐसा रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है मूल बिंदु की तरफ, कॉन्वेक्स रहेगा, ठीक है, उत्तल। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब इसमें कई और चीजें हैं जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे, पर ये आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज अगर मैं आपसे और गौर करूं, देखिए एक चीज समझिए, इस कर्व ने न तो इसको छुआ है न इसको छुआ है, क्योंकि इसमें कहीं जीरो नहीं है ना? वो कभी भी एक्स या वाई अक्षांश को टच नहीं करेगी, क्योंकि वो कभी भी कोई एक मात्रा इसमें से शून्य नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट उसका उपभोग चलता रहेगा, ठीक है? दूसरा, जो विभिन्न विभिन्न तरीके के संयोग इस पे बिंदु दर्शाए गए हैं वो संपूर्ण संतुष्टि को दर्शाते हैं। अगर इससे आगे कोई वक्र बनता है तो इसका मतलब कि हमारी आय उतनी नहीं है कि वो अधिकतम संतुष्टि होती है। एक चीज तो जान लीजिए, आगे मैं भी बताऊंगा कि जितने ज्यादा दाहिने तरफ जाती है अनधिमान वक्र, उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि दिखाया जाता है, और जितना बाएं ओर होती है उतना ज्यादा संतुष्टि दिखाया जाता है। तो अब उसका क्या खेल है उसको भी समझ लेते हैं, लेकिन अनधिमान वक्र तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, तटस्थता मानचित्र। अभी तक आप क्या देख रहे हैं? तटस्थता वक्र। अब आप देखेंगे तटस्थता मानचित्र। अब इसका क्या मतलब है ये आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यानी ग्रुप ऑफ जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व is called indifference map. indifference map जो अनधिमान वक्रों का जो समूह होता है, ग्रुप यानी जो समूह होता है, उसे हम अनधिमान मानचित्र कहते हैं। मान लीजिए एक अनधिमान वक्र है, 2 अनधिमान वक्र है, 3 अनधिमान वक्र हैं। एक साथ जब हम कई सारे अनधिमान वक्र बनाते हैं तो उसे हम तटस्थता मानचित्र या अनधिमान मानचित्र कहते हैं। अनधिमान मानचित्र ये कहा जाता है। आ गई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो अनधिमान या तटस्थता वक्रों के समूह या योग को तटस्थता मानचित्र कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नॉर्मल ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग विभिन्न विभिन्न संयोग हैं और अलग अलग तरह की संतुष्टि है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि तटस्थता मानचित्र में जो ऊपर के तटस्थता वक्र होते हैं, इसमें अधिकतम संतुष्टि होती है, अधिक संतुष्टि होती है, अधिक संतुष्टि होती है। और जो नीचे के होते हैं इसमें कम संतुष्टि होती है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा।
यानी अगर इससे आप पीछे रह जाएंगे तो अभी आप सेटिस्फेक्शन या संतुलन तक नहीं पहुंचेंगे, और इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, वो तो उपभोक्ता संतुलन में आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि दाईं ओर के अनुदिमान वक्र में ज्यादा संतुष्टि दिखाया जाता है, बाईं ओर के अनुदिमान वक्र में कम संतुष्टि दिखाया जाता है। हायर लेवल ऑफ indifference curve shows the maximum satisfaction या more level of satisfaction या more level of utility, and lower level of indifference curve shows the less amount of satisfaction। ये ध्यान रखिएगा। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि कई विभिन्न अनुदिमान वक्रों का जो समूह है उसको अनुदिमान मानचित्र कहते हैं, और एक को केवल अनुदिमान वक्र कहेंगे। तो ये हो गया अनुदिमान मानचित्र की कहानी। पूर्वोक्त तालिका में सेब और संतरों के विभिन्न संयोगों को एक ही वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, क्योंकि इन विभिन्न संयोगों से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिल रही है। इससे पहले जो हमने तालिका देखी है, उस तालिका को जब हमने खींचा है तो वो एक अनुदिमान वक्र में आ गया, क्योंकि हर बंडल पे उसको समान संतुष्टि मिल रही थी। सॉरी, पर ऐसा भी हो सकता है कि हर बंडल में समान संतुष्टि न मिले। तो जब संतुष्टि का स्तर बदलता है तब इसमें कई अनुदिमान वक्र बनते हैं, 2, 3, 4, 5, और तब यह अनुदिमान मानचित्र हो जाता है। तो जितना ऊपर का अनुदिमान वक्र रहेगा उतना उसको ज्यादा संतुष्टि मिल रही होगी, और जितना कम होगा उतना कम मिल रही होगी। तो एक बात आप ध्यान रखिए, एक अनुदिमान वक्र पर हमेशा समान संतुष्टि मिलती है, और आगे के अनुदिमान वक्रों पर अधिक संतुष्टि मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी एक अनुदिमान वक्र पर जो बिंदु होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, तो अब ये आप नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक अनुदिमान वक्र, इस पे क्या मिलेगा आपको? इस पे मिलेगा समान संतुष्टि। समान संतुष्टि, ठीक। अच्छा, उच्चतर अनुदिमान, इस पर क्या मिलेगा? अधिक संतुष्टि, अधिक संतुष्टि। और निम्नतर अनुदिमान, या बाईं ओर का कह सकते हैं आप कम संतुष्टि। ठीक है, इस उच्चतर को आप दाईं ओर भी कह सकते हैं, यानी दाईं वाला अनुदिमान, और इसको बाईं वाला। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहूं तो अगर देखिए ये अनुदिमान वक्र मान लीजिए 3, ठीक, इसको IC1, IC2, IC3 मान लीजिए। अगर आप किसी भी एक अनुदिमान वक्र पे बात करें तो हर बिंदु पर उसको समान संतुष्टि मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप उसके दाएं वाले या ऊंचे वाले पे जाएंगे तो उसको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, और पीछे वाले पे आएंगे तो कम संतुष्टि मिलेगी। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुदिमान वक्र से रिलेटेड। तो समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक बात। तो एक जो अनुदिमान वक्र होता है वो इसलिए बनता है कि उससे सभी दो वस्तुओं पे समान संतुष्टि मिलती है, परंतु यदि सेव X और संतरों Y के ऐसे संयोग लिए जाएं जिनसे उपभोक्ता को मिलने वाला संतोष भिन्न भिन्न हो जाए तो उन संयोगों को एक वक्र पे नहीं दिखाया जा सकता। तो अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे भैया कि हम जो कुछ भी संयोग ले रहे हैं उससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है, पर अगर ऐसे संयोग बन जाए कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि न मिल रही हो तब उस केस में आपको एक से ज्यादा अनुदिमान वक्र बनाने पड़ते हैं, और तब वो रूप ले लेता है किस चीज का? अनुदिमान मानचित्र का। अनुदिमान मानचित्र का रूप ले लेता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। चलो अच्छा, अतः हमें बहुत से ऐसे तटस्थता वक्र प्राप्त होंगे जो किसी उपभोक्ता की संतुष्टि के विभिन्न स्तर को व्यक्त करते हैं। जब इन सब वक्रों को एक ही चित्र में दिखाया जाता है तो उसे हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं। यानी मान लीजिए हमने क्या कर लिया, हमने एक तटस्थता वक्र बनाया और इस पे कई हमें क्या मिले, इस पे कई संयोग हमें मिले, और यहां पर हर संयोग में समान संतुष्टि मिल रही है। लेकिन जब अलग अलग संतुष्टि वाले कई वक्र खींचे जाएंगे और इन सब को जब मिलाया जाएगा तो ये नाम पड़ जाएगा क्या? तटस्थता मानचित्र। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। यानी तटस्थता वक्रों के योग या समूह को तटस्थता मानचित्र कहते हैं। लेकिन हमने केवल इतना रटा नहीं, हमने ये भी समझा कि भाई अलग अलग कई वक्र बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी।
तब जरूरत पड़ेगी जब हमारे सामने ऐसे संयोग आए जो एक समान संतुष्टि ना दे रहे हो उपभोक्ता को, अलग अलग प्रकार की संतुष्टि उपभोक्ता को वो प्रदान कर रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे संयोग जिनसे उपभोक्ता को कम संतुष्टि मिलती है उनका तटस्थता वक्र मूल बिंदु के निकट होता है। बिल्कुल, हमने अभी देखा था कुछ देर पहले ना, जिनसे कम संतुष्टि मिलेगी वो मूल बिंदु के नजदीक होंगे। ये वाले जितने नजदीक होंगे उनसे कम संतुष्टि मिलेगी, और जो जितना दूर होगा उसको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। ठीक, और वैसे ही तटस्थता वक्र मूल बिंदु से दूर होता जाएगा। जैसे जैसे संतुष्टि बढ़ेगी तटस्थता वक्र मूल बिंदु से दूर होता जाएगा। सो द इंडिफरेंस कर्व इज वेरी नियर टू द ओरिजिन विल गिव द लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड इंडिफरेंस कर्व फार फ्रॉम द या फारर फ्रॉम द ओरिजिन विल गिव द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जो मूल बिंदु से जितना करीब होगा वो कम संतुष्टि देगा, मूल बिंदु से जो जितना दूर होगा वो अधिक से अधिक संतुष्टि देगा। ठीक है, अब यही बात उदासीन वक्र, मतलब वही उदासीन वक्र या तटस्थ वक्र एक ही बात है। उदासीनता वक्र विश्लेषण की अवधारणा क्रमवाचक दृष्टिकोण से ली गई है। ठीक है, हमने देखा था ना, एक गणनावाचक थी, कार्डिनल, एक ऑर्डिनल, क्रमवाचक। तो ये क्रमवाचक से है, इसमें संतुष्टि का स्तर देखा जाता है, उपयोगिता को मापा नहीं जाता। क्रमवाचक दृष्टिकोण उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन उपभोग की इकाई के संदर्भ में करने के बजाय वरीयता में करता है। सॉरी, वरीयता मतलब दो वस्तुओं में किसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है वो इसको देखेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंदिमान वक्र जो है वो क्रमवाचक है या गणनावाचक, तो क्रमवाचक के हिसाब से चलता है। उदासीनता वक्र दो वस्तु एक्स और वाई के विभिन्न संयोगों के संबंध में उपभोक्ता के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल ठीक बात। अगर कोई दो वस्तु उपभोक्ता के सामने रखी हुई है तो उपभोक्ता उनको देखकर या उनके सामने आकर किस प्रकार व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार उन दोनों वस्तुओं में सामंजस्य बैठा रहा है, यह उदासीनता वक्र से दिखाई पड़ता है। उदासीनता वक्र जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तु एक्स और वाई के प्रत्येक संयोग के लिए एक समान और संतोषप्रद है। बिल्कुल ठीक बात। हमने अभी देखा कि कोई भी दो वस्तु हो सकता है और उनको लेकर उपभोक्ता उसको इस तरह उपभोग कर रहा है कि उसके लिए संतुष्टि का स्तर बराबर है। उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढलते वक्र के रूप में लंब अक्ष क्षैतिज अक्ष तक ऊपर से नीचे की ओर बाईं ओर से दाईं ओर झुका रहता है। हमने कई बार बना के देख लिया, ये लंब अक्ष और ये आपका क्षैतिज अक्ष है। तो अब इससे ये बाएं से दाएं की ओर ऐसे झुका रहता है, ये इसका शेप है। ये इसका क्या है, इसका शेप है, या इसका जिसको कह सकते हैं कि इस तरीके का ये बनता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि लंब अक्ष से और क्षैतिज अक्ष की तरफ बाईं से दाईं ओर ये झुका रहता है नीचे की ओर। अब ये झुका क्यों रहता है, बाईं से दाईं की ओर क्यों जाता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। इसका कारण यह है कि जब आपने टेबल देखा तो सेब को जितना घटाया तभी संतरा आगे बढ़ता गया। यानी उसको एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु को त्याग करना पड़ेगा, या एक वस्तु की वो जितनी कम मात्रा यूज करेगा दूसरे वस्तु की उतनी मात्रा बढ़ती जाएगी। इसी कारण ये बाएं से दाईं ओर की तरफ गया है। और जिस दर से ये चेंजेस होते हैं उसको सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे वक्र का ऋणात्मक ढाल कहते हैं, निगेटिव स्लोप। तो जो ये आप ऊपर से नीचे की तरफ दे रहे हैं इसे ही ऋणात्मक ढाल कहते हैं। यह मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर या कॉन्वेक्स जो होता है, उत्तल। उदासीनता वक्र उदासीनता अनुसूची के रेखा चित्र का प्रस्तुतिकरण होता है। ये भी एक अच्छा डिफरेंस है, डेफिनेशन है कि जो उदासीनता वक्र है वो उदासीनता अनुसूची जो होती है ना, जो टेबल मैंने आपको बताया, उसी का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यानी जिसको बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस टेबल। जो इंडिफरेंस टेबल या तालिका है उसका जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कहलाता है इंडिफरेंस कर्व, या उसी को कहते हैं अनधिमान वक्र। तो मुझे लग रहा है कि कोई डाउट तो रहेगी नहीं, क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा डिटेल में कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब कुछ एजम्पशन या मान्यताएं देख लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें आपको मान के चलनी पड़ेंगी तभी इंडिफरेंस कर्व वाला काम आएगा समझ में, नहीं तो नहीं आएगा। पहला, इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील है। ये तो शुरू से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जब से हमने शुरू किया है, कंज्यूमर बिहेवियर वाला जब से मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं तब से कह रहा हूं कि मान के चलना पड़ेगा कि उपभोक्ता क्या है, रैशनल है। रैशनल मतलब अगर मान लीजिए एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं तो उसके पास इतना दिमाग है कि वो चूज कर सके कि हमें कौन सी वस्तु का इस्तेमाल करना है, कि उसकी संतुष्टि में फर्क ना आए। तो पहला एजम्पशन ये मान के चला जाता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, उसको सही गलत का अंतर पता है।
और वह अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि पाने में सफल है। यानी जो उसके पास सीमित आय है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उससे वो बेहतर से बेहतर चीजों को खरीद सकता है। ठीक है, आगे मैं बजट रेखा आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा कैसे सीमित रेखा से चयन होता है। तो पहला मान्यता क्या है कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है। उपभोक्ता दो वस्तु के संयोगों में से उन संयोग की वरीयता देता है जिसमें उसे अधिक उपयोगिता या संतोष मिल रही हो। जैसे बंडल ए 10 सेब और 9 संतरे हैं, बंडल बी में 10 सेब और 8 संतरे हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता ए का चयन करेगा। जिस बंडल में ज्यादा फल आ रहे होंगे, जिस बंडल में उसको ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, वो उसका चयन करेगा। तो हम मान के चलते हैं कि उपभोक्ता इन चीजों के इसी आधार पर चयन करेगा। वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय दी रहती है। ये भी हम मान के चलते हैं कि जो कीमत है वो दी हुई है, जो इनकम है वो भी दी हुई है। अब उपभोक्ता बंडल चुनेगा, तब अनुदिमान वक्र बनेगा। मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता की आय है 100 रुपए, ठीक, और दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। एक्स की कीमत है 5 रुपए और वाई की कीमत है 10 रुपए। अब क्या है, अब सीधा सीधा कंसेप्ट आपके सामने बन जाएगा कि उपभोक्ता अगर एक्स की 20 यूनिट खरीद ले तो इसका पूरा 100 रुपया खर्चा हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपए की एक है। तब वो वाई का बिल्कुल 0 यूज करेगा, कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। फिर उपभोक्ता अगर इसकी 10 यूनिट खरीदे तो 10 बचे 50 खर्च होंगे और 50 बचे रहेंगे। तो ये 10 × 5, 5 यूनिट ये भी खरीद लेगा, क्योंकि यहां 50 ही खर्च हुए हैं। फिर अगर इसकी ये 2 खरीदे तो 2 पंजे केवल 10 खर्च होंगे और इसकी ये 9 यूनिट खरीद सकता है। 10 9 90 रुपए बचे होंगे। तो इसलिए ये तब ये एक्स और वाई का अनुदिमान वक्र बन सकता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये मान के चला जाता है अनुदिमान वक्र में कि वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय ये दी हुई है। उपभोक्ता की आदत, फैशन और मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ, उसकी जो आदत है वस्तुओं को कंज्यूम करने की, उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो फैशन है, वो एकदम चेंज नहीं हो, नहीं तो अनुदिमान वक्र सही नहीं बनेगा। अब क्या विशेषताएं हैं जो अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये विशेषताएं देख लीजिए। अलग से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि अनुदिमान वक्र की विशेषताएं क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो एक तो उदासीनता वक्र की ढाल नीचे की ओर गिरती है। सीधी सी देख रहे हैं आपने, ये ढाल नीचे की ओर गिर रही है, जिसको हमने क्या देखा था, ऋणात्मक ढाल देखा था, निगेटिव स्लोप। उदासीनता वक्रों की ढाल ऋणात्मक होती है, इसको नोट कर लेंगे। वक्र बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट की ओर गिरती हुई ढाल वाला होता है। किसी उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के समान संतोषप्रद बिंदुओं को दिखाता है। मान लीजिए बिंदु ए है, बी है, सी है, तो ये बिंदु हर बार दो वस्तुओं के समान संतुष्टि को दिखाएगा कि दो वस्तुओं को हम इस प्रकार यूज कर रहे हैं कि उनके सेटिस्फेक्शन लेवल या संतुष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर होता है जिसे ये लेके चलता है। ऐसा तभी संभव होगा जब एक वस्तु की बढ़ती हुई मात्रा के लिए दूसरे वस्तु की मात्रा गिर रही हो। यानी एक वस्तु का आप यूज करते जा रहे हैं और दूसरे वस्तु का आप यूज घटा रहे हैं, तो ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर देखा जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, उदासीनता वक्र अक्षों के मूल बिंदु के प्रति उत्तरोत्तर, या इसको कॉन्वेक्स या उत्तल जिसको कहते हैं, है ना। तो ये जो मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु और ऐसे ये रहेगा, उत्तल रहेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, उदासीनता वक्र अक्षों के मूल बिंदु के प्रति उत्तरोत्तर होंगे। जैसे जैसे y के स्थान पर x का प्रतिस्थापन करेंगे, x के संग्रह में y की वृद्धि की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। इसको कहते हैं घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर आपने 10 संतरे लिए और ये दो केले थे। अब फिर आपने इसको 6 कर दिया तो ये 3 हो गए, फिर आपने इसको 4 कर दिया तो ये 2 हो गए। अब आप ध्यान से समझिए, पहले आप इसको, सॉरी ये मान लीजिए 4 हो गया, पहले आप 10 से 6 4 का त्याग किया, अब आप केवल 2 का त्याग कर रहे हैं। फिर हो सकता है आप इसको 3 कर देते तो केवल 1 का त्याग करते। यानी शुरू में आप त्याग ज्यादा करते हैं। प्रतिस्थापन दर जो होती है, एक के लिए जो दूसरा छोड़ना, सीमांत प्रतिस्थापन दर, कि एक के लिए एक को बढ़ाने के लिए आप कितना छोड़ रहे हैं, वो पहले ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे गैप कम होने लगता है। तो ये एक इसका फीचर होता है, ध्यान रखिए। तो यहां पर दिखा रहा है कि जैसे जैसे y के स्थान पर x का प्रतिस्थापन करेंगे, यानी एक के लिए दूसरे को छोड़ेंगे, तो धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और सीमांत प्रतिस्थापन भी घटता है। ऐसा प्रतिस्थापन की सीमांत दर के गिरने के नियम के कारण होता है। तो एक सीमांत उपयोगिता, यानी एक हम छोड़ रहे हैं दूसरे के लिए, तो जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो कम हो रही है, तो प्रतिस्थापन दर भी कम होगी। यानी पहले हम दूसरे वस्तु के लिए ज्यादा वस्तु छोड़ रहे थे पहले वाली, अब पहले वाली छोड़ना कम कर देंगे। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अर्थात पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के लिए दूसरी वस्तु की इकाई को कम करना होता है।
यानी पहले जहां हम ज्यादा से ज्यादा चीजें छोड़ देते थे कि दूसरी नई चीज यूज कर लें, धीरे धीरे वो छोड़ने की जो दर है वो कम हो जाएगी। और इसी को निकालते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यानी आप किस रेट से उस चीजों को छोड़ रहे हैं। तो इसका वैल्यू होता है डेल्टा वाई, कितना आपने छोड़ा, यानी एक वस्तु को कितना छोड़ा, और एक्स का कितना गेन हुआ। तो डेल्टा वाई कितना छोड़ा और कितना जुड़ा, ठीक, इससे सीमांत प्रतिस्थापन दर निकलता है। मान लीजिए आपने वाई की 3 वस्तु छोड़ी और एक उसमें एक्स्ट्रा ऐड हुई है दूसरे वाले में, तो 3/1 सीमांत प्रतिस्थापन दर हो जाएगी। मान लीजिए मैं यहां पर बोलूं कि 10 से मैंने 8 कर दिया, तो ये 0 से 1 हो गई, तो 1 ऐड हुई है, उसके लिए आपने कितना छोड़ा, 2, तो लॉस कितने का हुआ, 2, जुड़ा कितना है, 1, तो 2/1, 2 इसका सीमांत प्रतिस्थापन दर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत क्यों वर्ड यूज करते हैं, यानी एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए। मैं शुरू में बोल चुका हूं, जहां सीमांत शब्द आएगा वहां एक अतिरिक्त वाली बात आ जाती है। तो एक अतिरिक्त इकाई का और ज्यादा उपभोग बढ़ाने के लिए पहले वाली जितना छोड़ते हैं उसको सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। इसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, उदासीनता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते। मैंने बोला ना कि मान लीजिए यहाँ कई सारे उदासीनता वक्र हैं, ये, तो ये एक दूसरे को कट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी उदासीनता वक्र पे अलग लेवल ऑफ संतुष्टि है ना, एक तरह का संतुष्टि नहीं है, इसलिए कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो एक विशेषता आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि 2 इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 अंदिमान वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इसके अलावा एक ही उपभोक्ता के 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। कारण यह है कि संतुष्टि का स्तर कभी वही नहीं रहता, ऊपर वाले का संतुष्टि स्तर ज्यादा है, नीचे वाले के संतुष्टि का स्तर कम है, इसलिए कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो यह विशेषता भी आप समझ गए होंगे। प्रत्येक उदासीनता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है। मैंने आपको यह बात पहले ही बता दी है कि जितना ऊपर का उदासीनता वक्र रहेगा उतना ज्यादा संतुष्टि दिखाएगा। ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। जब उदासीनता वक्र का एक समूह होता है तो उसे उदासीनता वक्र मानचित्र कहा जाता है, यह भी मैंने आपको बता दिया है। ऊंचे उदासीनता वक्र पर एक उपभोक्ता एक बंडल में अधिक वस्तु पाता है और उसे अधिक संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल ठीक बात, जितना ज्यादा ऊंचा वाला उदासीनता वक्र रहेगा उसको एक बंडल में ज्यादा संतुष्टि मिलेगी और इसीलिए वो ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए, ये बहुत बेसिक बातें हैं जहां से एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, उदासीनता वक्र एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कभी स्पर्श नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे आए और ऐसे छू जाए, नहीं, क्योंकि उदासीनता वक्र की मान्यता है कि एक उपभोक्ता जब 2 वस्तुओं का उपभोग करता है तो उपभोग का समय एक होना चाहिए। ठीक, उनके उपभोग का समय एक होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ उपभोग करता रहेगा, इसलिए वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, एक्स और वाई को। यदि उदासीनता वक्र किसी एक अक्ष को स्पर्श करता है तो इसका आशय है कि दूसरे अक्ष पर वस्तु का उपभोग शून्य है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक का 10 कर रहा हो दूसरे का 0 कर रहा हो, तो अगर 0 हो जाएगा तो फिर उपभोग ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर 0 नहीं होगा कोई भी, या ये 0 हो ये 10 हो, तो अगर आप 0 नहीं होगा तो कभी ये इन दोनों को टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि दूसरे अक्ष पर कभी वो टच नहीं करेगा। यदि उपभोक्ता एक वस्तु की कुछ इकाइयों का क्रय कर रहा है किंतु दूसरी वस्तु का क्रय बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो वास्तविक स्थिति में ऐसा तो होता ही नहीं है। वो तो दोनों वस्तुओं में सामंजस्य बैठाता है ना। सेब और संतरा है, उसमें से किसी एक को भी वो 0 थोड़ी करेगा, थोड़ा इसका भी लेता रहेगा थोड़ा इसका भी लेता रहेगा। तो ये कभी ऐसा होता नहीं है, इसलिए कभी भी एक्स या वाई पर वो टच नहीं करती है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो इसी इंडिफरेंस कर्व पे ध्यान दीजिए, ये बाएं से दाएं की ओर रहती है, ठीक बात। दूसरा, कभी अनधिमान वक्र एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक बात। कभी एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, कभी भी किसी अक्षांश को ये अनधिमान वक्र टच नहीं करेंगे, ठीक बात। ये 2-3 विशेषताएं ध्यान रखिएगा। और ऊंचा वाला अनधिमान वक्र ज्यादा संतुष्टि दिखाएगा, नीचे वाला कम स्तर का संतुष्टि दिखाएगा। अब देख लेंगे कि तटस्थता वक्र का विश्लेषण का महत्व क्या है, क्यों तटस्थता वक्र को ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो आधुनिक समय में तटस्थता वक्र विश्लेषण अत्यधिक प्रचलित हो गया है। अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एक, विनिमय के क्षेत्र में तो तटस्थता वक्रों की सहायता से एजवर्थ ने स्पष्ट किया कि 2 वस्तुओं के संदर्भ में अंदिमान वक्र क्रम मालूम हो तो यह ज्ञात किया जा सकता है कि आपस में इन वस्तुओं का विनिमय यानी एक्सचेंज किस स्तर तक हो सकता है। अब अगर हमें अंदिमान वक्र से पता हो कि कितना लेवल का संतुष्टि मिल रहा है तो कितना हम एक दूसरे के जगह पे दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पता लगाया जा सकता है। एजवर्थ ने इसको बताया। उपभोक्ता का संतुलन प्राप्त करने के लिए आगे के सेशन में बताऊंगा कि कैसे एक आपकी बजट रेखा होगी और जहां अनधिमान वक्र इसको टच करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता का संतुलन कहेंगे। ठीक है, तो ये उपभोक्ता का संतुलन दिखाने के लिए कि उसका बजट
और उसका दो वस्तुओं का समूह ये किस प्रकार मैच करे कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिले, वो उपभोक्ता का संतुलन होता है। तो इसको दिखाने के लिए भी ये जरूरी है। तो तटस्थता वक्रों की सहायता से उपयोगिता के बिना ही बिना परिमाणात्मक माप से भी उपभोक्ता संतुलन निकाला जा सकता है। देखिए, पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार एक वस्तु और दो वस्तु की स्थिति में हम MUX = PX कर देते थे और उपभोक्ता संतुलन निकल जाता था। और यहां उपयोगिता के लिए सीमांत उपयोगिता जरूरी थी, तो हमें उपयोगिता को मापना पड़ता था। पर बिना मापे ही हम बजट रेखा की सहायता से और अंदिमान वक्र की सहायता से यहां पर उपभोक्ता संतुलन बता सकते हैं। यदि उपभोक्ता की आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतें मालूम हो तो जिस बिंदु पर कीमत रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करेगी वहां उपभोक्ता संतुलन हो जाएगा। तो ये ऐसे कीमत रेखा बनती है, इसके लिए आय भी पता होनी चाहिए और कीमत भी। ये बनाने के बाद अंदिमान वक्र जहां टच करेगी वही उपभोक्ता का संतुलन हो जाएगा। तो उपभोक्ता संतुलन बनाने के लिए भी तटस्थता वक्र का विश्लेषण जरूरी है। फिर मांग पर क्या प्रभाव पड़ रही है? तटस्थता वक्र विश्लेषण की मदद से उपभोक्ता की मांग और आय का प्रतिस्थापन और कीमत के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है कि कैसे कीमत और कैसे उपभोक्ता की आय मांगों को अलग अलग तरह से प्रभावित कर रही है। ये अंदिमान वक्र या तटस्थता वक्र से पता लग जाता है। टैक्स लगाने के लिए करारोपण के क्षेत्र में भी इसका बड़ा महत्व है। जब सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती है तो इस बात का प्रयास किया जाता है कि करदाताओं को कम से कम त्याग करना पड़े, यानी एक वस्तु का और उपयोग करने के लिए दूसरों का कम त्याग करना पड़े, ये सरकार कोशिश करती है। तो वहां भी ये तटस्थता वक्र काम आते हैं। यह बात तटस्थता वक्र की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। इन वक्रों से यह सिद्ध किया जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर का बोझ कितना पड़ रहा है लोगों पर। ठीक है, क्योंकि हमने इंडिफरेंस कर में देखा ही है कि इसका स्लोप इसलिए है क्योंकि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ रहा है। तो टैक्स और लगाने से कितना पहले वाले को घटाना पड़ेगा ये पता लगेगा, तो सरकार उसी हिसाब से टैक्स लगाएगी। राशनिंग मतलब कैसे सब में वितरण हो समान तरीके से चीजों का। जो वस्तुएं अनिवार्य प्रवृत्ति की होती हैं, जिनका अभाव होता है, उनकी सरकार द्वारा राशनिंग कर दी जाती है कि उनका वितरण ठीक से हो। अब जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है, इनकी मदद से दिखाया जा सकता है कि राशनिंग के पश्चात उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर क्या है। जो अलग अलग तरह से वितरण किया जा रहा है उससे उपभोक्ता दो वस्तुओं में कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रहा है, ये यहां से पता लगाया जा सकता है। श्रमिक कार्य और अवकाश के मध्य जो अधिमान है कि उसे काम करना पड़ रहा है और उसे अवकाश लेना पड़ रहा है, इस बीच में उसका संतुष्टि का स्तर क्या है, ये भी दिखाया जा सकता है। तो श्रमिक अपने समय को और समय के कार्य और अवकाश के मध्य किस प्रकार वितरित करेगा, उसका जो समय है उसमें कितना काम में लगाए, कितना अवकाश या छुट्टी में लगाए, इसके बीच का जो संबंध है वो अधिमान वक्र से दिखाया जा सकता है। ठीक है, उसका कार्य तथा अवकाश के मध्य अधिमान वक्र क्रम क्या होगा, यह जानने के लिए भी तटस्थता वक्र का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता की बचत को मापने में भी सहायक है अधिमान वक्र। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मार्शल की उपभोक्ता की बचत की धारणा की आलोचना करते हुए कहा कि उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा नहीं जा सकता, अतः उपभोक्ता की बचत की माप भी संभव नहीं है। हिक्स की तटस्थता वक्र जो है, क्योंकि एलन और हिक्स नहीं, तो इसको ये लिख लीजिएगा आप, एलन एंड हिक्स, ये तटस्थता वक्र में सबसे बड़ा योगदान। तो हिक्स के तटस्थता वक्रों की सहायता से हम उपभोक्ता की बचत को माप सकते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आइसो प्रोडक्ट्स हैं वो यहां से निकल के आते हैं और आप अंदाजा यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे उसके उपयोग थे जो एक वन लाइनर में आपको पॉइंट वाइज जानने के एग्जाम में आप लिख सकें। अब कुछ दोषों की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या दोष है। तो इसमें एक तो कोई नई बात नहीं है। प्रोफेसर सुमटे ने कहा कि तटस्थता वक्र विश्लेषण न तो कोई नई बात प्रमाणित करता है, न किसी पुरानी बात का खंडन करता है। भाई हम तो पहले से संतुलन निकाल रहे थे, आप भी संतुलन निकालने लगे। हमने तो बोला ही था कि एक के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है, अवसर लागत में ही बोला था, यहां भी आप वही कर रहे हैं। तो एक इसका खंडन ये होता है, इसमें पुराने विचारों को बस नए ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है और उपयोगिता के जगह प्राथमिकता शब्द ला दिया है। हमने तो संतुलन पहले ही उपयोगिता संतुलन हमने बता दिया था, उपयोगिता माप के उपभोक्ता संतुलन। आपने क्या किया कि उपयोगिता हटा के प्राथमिकता रख दिया और आप उसको नई बात बता रहे हैं। तो एक ये दोष है। उसके अलावा उपभोक्ता द्वारा अपनी आय केवल दो वस्तु पर व्यक्त करना भी ये भी ठीक नहीं है। अब यहां मान के चला जा रहा है कि उपभोक्ता कोई दो वस्तु यूज करेगा और उन्हीं के संयोग को दिखाया जा रहा है। तो यहां पर यह कहा गया कि ये बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। इन्होंने कहा कि जब उपभोक्ता के व्यय के दो से अधिक वस्तुओं के बीच विभाजित किया जाएगा तो तटस्थता वक्र का महत्व ही समाप्त हो जाएगा। अभी तो एक्स वाई आप दो वस्तु मान के चल रहे हैं और कई वस्तु हो जाए तो क्या होगा, तो वहां तटस्थता वक्र का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक खंडन ये किया जाता है। तीसरा, हम मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता की रुचि स्थिर है। शुरू में ही मान्यता मानी थी ना कि इसकी रुचि और उसके फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी रुचियां बिल्कुल स्थिर रहेंगी, इसमें आपस दोबारा किसी नए चीज को पाने की लालसा नहीं आएगी। तो ये भी थोड़ा अव्यवहारिक है। फिर प्राथमिकता तालिका की जानकारी संबंधी मान्यता कि तटस्थता वक्र विश्लेषण यह मानकर चलता है कि उपभोक्ता को दोनों वस्तु के उन सभी संयोगों की जानकारी है
ये भी तो गड़बड़ है। जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि 10 संतरे 2 केले, 7 संतरे 3 केले, ये ऐसे संयोग हैं जिनसे इनसे समान संतुष्टि मिले। पर सवाल तो ये कि उपभोक्ता जानेगा कैसे कि ये संयोग ठीक है। सभी लोग इतने विवेकशील हैं, ये मानना तो बिल्कुल उचित नहीं है। तो एक दोष तो ये भी दिखाई पड़ता है जिससे अनुमान वक्र बनता है। यही बात आ गई कि उपभोक्ता को विवेकशील मान के चलना कि वो हर प्रोडक्ट के बारे में सोच सके कि हमें कितना इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे करना है, कि संतुष्टि के स्तर में कोई फर्क ना आए, ये कहीं ना कहीं अव्यवहारिक है। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उपभोक्ता को एग्जैक्ट जानकारी है और वो संतुलन, वो जो संतुष्टि है वो समान बनी रहेगी। तो ये इसको एक दोष के रूप में चलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो विवेकपूर्ण ढंग से ही करे, कई बार अविवेकपूर्ण ढंग से भी खर्चा किया जाता है और वहां फिर अनुमान वक्र का कोई लॉजिक नहीं रह जाता। फिर ये मान के चलते हैं कि तटस्थता वक्र का जो विश्लेषण है, जो इसको मतलब ये मान लिया गया कि ये देखिए यहां पर कई बिंदु हैं, हर बिंदु पर समान संतुष्टि है, फिर जहां ये बजट रेखा को टच करेगी वहां संतुलन होगा, ऊपर वाला अधिक संतुष्टि देगा, नीचे वाला कम संतुष्टि देगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये थोड़ा जटिल है, इतना आसान नहीं है इसको समझना, इसलिए ये एक इसका दोष है। यह विश्लेषण उस समय और अधिक जटिल हो जाता है जब इसका प्रयोग 2 से अधिक वस्तुओं के बीच चुनाव की बात आएगी। अगर 2 से अधिक वस्तु ला दिए तब तो और जटिल हो गया, फिर एक अनुमान वक्र से नहीं कई अनुमान वक्र का मानचित्र बन रहा है, तो यह समझना इतना आसान नहीं है। ये इसको दोषों की चर्चा यहां पर की गई है। तो इस तरह हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि भैया अनुमान वक्र या उसी का अगला नाम तटस्थता वक्र या उसी का नाम उदासीन वक्र, ये क्या है, इसको चर्चा किया। इसका कर्व कैसे बनता है, क्या होता है और विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी वेबसाइट या आप इसके एप्लीकेशन या इसके यूट्यूब मंच पर आकर अपनी सारी की सारी पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ये जितने कोर्सेज है सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, या आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। देखिए बुक्स और ई बुक्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में ही हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन नोट्स से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसकी भी लिंक्स है। वो नोट्स कैसे मिलेंगे, क्या प्रोसेस है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर और आसान बना सकते हैं। जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि हर नए अपडेट आप तक पहुंचती रहे, आपको मिलती रहे और आप आसानी से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।